हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र यानी कि नदी के बारे में। और अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नदी, झील, बहुउद्देशीय परियोजना और नदी के किनारे बसे शहर। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए और इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नदी के बारे में। देखिएगा, नदी कभी भी पर्वतीय इलाका से ही ज्यादातर नदियां निकलती है। पर्वतों के ऊपर में यहाँ पे बर्फ से यह ढका रहता है, यही जब पिघलता है तब नदी का रूप ले लेती है। यही नदी आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, आगे जाके नदी कहीं ना कहीं सागरीय भाग में मिल जाता है। इतना चीज समझे कि नदी कहां से निकलेगा, तो कोई ना कोई पहाड़ी इलाका से निकलेगा, पर्वत के पिघलने से निकलेगा, उसके बाद जाएगा कहां पे, तो मैदानी भाग में, और कहीं ना कहीं यह सागरीय भाग में जाकर मिलती है या फिर कोई दूसरे नदी में मिलती है। अब यहां से दो क्वेश्चन आता है, नदी जहां से निकलती है उसे क्या बोलेंगे, तो नदी का उद्गम स्थल। जहां से नदी निकलेगा उसको उद्गम स्थल, और जहां नदी किसी दूसरे सागर में मिलेगा या फिर दूसरा नदी में मिलेगा उसको बोलते हैं संगम या मुहाना। दो चीज यहां से क्लियर हो गया, जहां से नदी निकलेगा नदी का उद्गम स्थल, जहां नदी दूसरे नदी में मिले, दूसरे किसी सागर में मिले उसको बोलते हैं संगम या मुहाना। समझ गए। एक और चीज, यहां से नदी जहां से निकलती है और जहां जाकर मिल जाती है आपस में, यह पूरा क्षेत्र को बोलते हैं अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। याद रखना है, जहां से नदी निकली और निकलने के बाद जहां जाकर आपस में मिल गई, यह पूरा क्षेत्र को ही बोलते हैं अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। अब देखिए, नदी, भारत के नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो भारत के नदी दो प्रकार से है, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां क्या है, तो देखिए यह भारत का फिगर है। लगभग ऊपर से हिमालय है, यहाँ पे पता है आपको कि हिमालय पर्वत है। स्पेशल हिमालय पर्वत से संबंधित पूरा डाटा बता दिया गया है, मतलब हिमालय पर्वत को पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग भी हिमालय पर्वत नहीं पढ़े हैं तो जाकर सबसे पहले हिमालय पर्वत देखिए, यहां से समझ में आ जाएगा कि ये वाला इलाका हिमालय पर्वत है। और हिमालय के आसपास से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, यह सभी नदियां को बोला जाता है हिमालय की नदियां। और हिमालय की नदियां युवा अवस्था में है, मतलब तीव्र ढलान होता है उधर साइड, युवा अवस्था में है, यानी कि यह तोड़फोड़ करते हुए जाती होगी। और हिमालय की नदियां सदाबहार नदी है, मतलब हरदम इसमें पानी रहता है, यह सूखती नहीं है। आइए इसको अच्छा से समझते हैं। हिमालय की नदी क्या है, तो वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पूर्व से बहती है, मतलब जब हिमालय का निर्माण नहीं है उसके पहले से भी यह नदी बह रही है, इसको बोलेंगे हिमालय की नदियां, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु और सतलज। और यह 12मासी नदी है। 12मासी नदी क्या है, तो वैसी नदी जो 12 मास बहती हो, हरदम उसमें पानी है, उसको बोलेंगे 12मासी नदी। और यह युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में मतलब इसमें तीव्रता होती है, जिधर भी जाएगा यह तोड़फोड़ करते हुए जाती है। यह युवावस्था में है, जिस कारण यह ज्यादा अपर्दन करती है, मतलब तोड़ते फूटते जाती है। और यह डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, हिमालय की सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। आगे समझेंगे हम लोग कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। अब इधर है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदी क्या है, सुनिएगा। ऊपर वाला पूरा भाग फिगर है या हिमालय, मतलब भारत का। नीचे वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। देखिएगा, अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो वैसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से यानी कि जल से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि भारत के इधर में है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे में है हिंद महासागर। तो तीन तरफ से कहीं ना कहीं यह जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और इस वाला इलाका से जितना भी नदी निकलता है इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। समझ गए। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां यह प्रौढ़ अवस्था में है, मतलब थोड़ा सा बूढ़ी अवस्था में है, यह तोड़फोड़ करते हुए नहीं जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां यह अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। अब अनुवर्ती नदी क्या है, तो वैसी नदी जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, मतलब कि जैसे कि यहां से जो भी नदी निकलेगा जिधर से ढाल होगा उधर से जाएगी। जबकि वही हिमालय की नदी क्या था, तो यह युवा अवस्था में है। सपोज दैट इधर से जा रहा है, लेकिन अगर इसका मन है कि इधर से जाए तो इधर से भी अपना रास्ता बना सकती है।
कौन नदी? तो हिमालय की नदी। यही कारण है कि यह इसे बोला गया युवा अवस्था में है, जबकि ये नदी क्या है? तो यह प्रौढ़ अवस्था में है। समझ गया? प्रौढ़ अवस्था। वैसी नदी जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, यह अनुवर्ती नदी है। यह मौसमी नदी है। मौसमी नदी मतलब क्या? जब वर्षा खूब होगा तो इसमें पानी ज्यादा होगा, जब वर्षा नहीं होगा तो पानी खत्म, यानी कि सूख भी जाएगी, जैसे कि कृष्णा और गोदावरी। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में एक नदी है कावेरी नदी, जो कि अपवाद है। कावेरी नदी को सादानीरा नदी या बारहमासी नदी या सप्तवाहिनी नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में एक नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी, इसी का नाम है सादानीरा नदी, इसी का नाम है बारहमासी नदी या सप्तवाहिनी नदी। यह सादानीरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सालों भर मतलब पानी रहता है, और इन सारी नदियों में यही नदी कावेरी नदी है जिसमें हरदम वर्षा मतलब पानी इकट्ठा रहता है, बहते रहती है। दूसरा कारण, प्रायद्वीपीय जो भी भारत की नदी है यह प्रौढ़ अवस्था में, अभी समझ गए, और यह नदी एचुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से किधर साइड की नदी प्रौढ़ अवस्था में है? तो प्रायद्वीपीय भारत। युवा अवस्था में हिमालय की नदियां। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हिमालय की नदी। एचुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी। और प्रायद्वीपीय भारत में एक अपवाद नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। और कावेरी नदी का अन्य नाम क्या है? तो सादानीरा या बारहमासी नदी या सप्तवाहिनी नदी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए आगे, नीचे वाला इलाका थोड़ा सा बनाए हुए है फिगर भारत का। भारत के इधर पश्चिम साइड में, सॉरी पूरब में, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर पश्चिम में अरब सागर है। तो जितना भी नदी हिमालय से निकलता है, चाहे जो भी नदी है, अधिकांश नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है। बोल सकते हैं कि टोटल नदी का भारत का लगभग 77% पानी बंगाल में गिराती है नदियां। और 77% जब इधर हो गया तो इधर कितना? तो 23%। याद रखना है क्या? भारत की लगभग 77% नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जबकि 23% नदियां अपना पानी अरब सागर में गिराती है। यहां तक समझ गए? अभी हम लोग समझे नदी का उद्गम स्थल, संगम या मुहाना क्या है, भारत में हिमालय का, भारत में नदी का विस्तार मतलब हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय पठार की नदी। उसके बाद डेल्टा क्या है अभी समझते हैं। अब देखिएगा, अब डेल्टा मेन चीज है। बहुत बार सुने होंगे डेल्टा एस्चुरी, समझ में नहीं आता है शुरुआत में, तो आइए समझते हैं डेल्टा क्या है। थोड़ा देर पहले देखे हैं कि कोई भी नदी कहां से निकलेगा? तो पर्वतीय इलाका से, यानी कि पर्वतों पे यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। यही जब बर्फ पिघलने लगता है तो नदी का रूप ले लेती है, और यही नदी धीरे धीरे बहते 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 जाता है मैदानी भाग में। अब देखिए, शुरुआत में तो चूंकि ढलान बहुत होता है, हजारों हजार किलोमीटर ऊपर से नदी आती है, तो यहाँ पे ढलान बहुत तीव्र है और तीव्र गति में है। और बीच में अगर कोई अवशिष्ट पदार्थ आ जाए, जैसे कि कोई कूड़ा कचरा आ जाए, पेड़ पौधा आ जाए, या कोई जानवर आ जाए, तो इन सारे चीजों को दहवाते हुए चल जाती है। लेकिन दहवाते हुए जाएगी, और वही जब मैदानी इलाका में जाती है तो इसका मतलब जो भी तीव्रता होता है बहुत कम हो जाता है, धीमा गति हो जाता है। यही चीज वही नदी जब धीरे धीरे जाते जाते कोई संगम या मुहाना के आसपास जाती है, बोल सकते हैं जब मैदानी इलाका में बहुत लंबा दूरी तय कर लेती है, तो इसका तीव्रता बहुत स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण एक समय जाता है और पूरा नदी अपना पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो नदी जो भी है, कोई समुद्री वाला इलाका या कोई संगम या मुहाना के आसपास अपना पूरा अपशिष्ट पदार्थ एक जगह कर दे, उसी को बोलते हैं डेल्टा। फिर से एक बार सुनिए, नदी जो भी है कूड़ा कचरा या अपशिष्ट पदार्थ लाता है, लाने के बाद अपना संगम या मुहाना से थोड़ा सा पहले जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देगा, उसी को बोलते हैं डेल्टा। समझ गए? अब आते हैं एस्चुरी क्या है, इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो वैसी नदी जो डायरेक्ट आए, किसी सागर में मिल जाए या किसी नदी में मिल जाए, कोई अपशिष्ट पदार्थ जमा ना करे, इसको बोलते हैं क्या? तो एस्चुरी बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर इतना चीज समझ में ना आए तो फिर से एक बार सुनिए, वैसी नदी जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगी उसको बोलेंगे डेल्टा, जो इकट्ठा नहीं करेगी बोलते हैं एस्चुरी। अब देखिए आगे एक और आता है कि डेल्टा का आकार कैसा होता है। तो डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार देखते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है
और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है तो ध्यान रखना है। और यहां से भी आता है क्वेश्चन कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या है? तो नदी डायरेक्ट आएगा, जाकर किसी सागर में मिल जाएगी, कोई भी कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ जमा नहीं करेगी, उसी को बोलते हैं एस्चुरी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, उसके बाद इधर थोड़ा सा समझते हैं, सुनिएगा। पूरा पृथ्वी, लगभग पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यह पूरे पृथ्वी पर प्रत्येक 1-1 डिग्री पर बहुत सारा खींचा गया है। इसी तरह उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग कर्क रेखा से नाम से जानते हैं। कर्क रेखा पढ़े भी है पीछे हम लोग कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सेम चीज नीचे में 0 डिग्री से नीचे में 23.5 डिग्री रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यह टोटल चीज पढ़ाई हो चुका है। फिलहाल हम लोग को नदी से संबंधित पढ़ना है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यही 0 डिग्री अक्षांश पूरे पृथ्वी पर बहुत सारा खींचा गया है, बोल सकते हैं 180 के आसपास खींचा गया है। सबसे ऊपर में 23.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे में 23.5 डिग्री रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब यही चीज को सेम चीज यहां पे बनाया गया है। ठीक है, देखिएगा, कर्क विषुवत रेखा है, ऊपर वाला 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि हम लोग के पास 7 महादेश हैं। एक नया महादेश भी खोज किया गया है, जिसको बोलते हैं जीलैंडिया। तो 7 महादेश यह पूरा पृथ्वी पर है। देखिएगा, यहाँ पे है एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और नीचे में है अंटार्कटिका। अब इसको क्यों पता है हम, तो गौर से सुनिएगा। यह जो कर्क रेखा है, यह 3 महादेश से होकर गुजरती है। गौर से देखिएगा, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पे है एशिया। तो कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरता है। सेम चीज विषुवत रेखा भी 3 महादेश से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पे है एशिया। एशिया का ही छोटा सा नीचे में पार्ट है इंडोनेशिया, तो कहीं ना कहीं एशिया से गुजर रहा है। तो कर्क रेखा भी 3 महादेश से, विषुवत रेखा भी 3 महादेश से। इसी तरह नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, यह भी 3 महादेश से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महादेश हो गया। अब देखिए, दो गौर से अगर यहाँ पे देखा जाए तो अंटार्कटिका और ऊपर में है यूरोप, 2 ऐसा महादेश है जहां से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो यूरोप और अंटार्कटिका ऐसा महादेश है जिसका संबंध कर्क, मकर या विषुवत रेखा किसी से भी नहीं है। आगे, कर्क रेखा 3 महादेश यानी कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है, जो कि अभी हम लोग समझे। विषुवत रेखा भी 3 महादेश से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरता है। तीसरा, मकर रेखा 3 महादेश से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। मैप के माध्यम से समझना बहुत आसान होता है, नहीं तो रटते रहिए। अब देखिए, गौर किए होंगे तो अफ्रीका ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरता है, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और यहाँ पे मकर रेखा भी। तो अफ्रीका महादेश ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। अब देखिए, हम अभी नदी में इसलिए बताया क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 3 बार काटती है। तो वही चीज को मेन समझना था। अब देखिएगा, यहाँ पे माही नदी, माही नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा, ऊपर वाला कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब क्या है? कैंची से काटने वाला नहीं। काटने का मतलब है कि यहां से 2 बार, एक बार गए अब फिर आए, तो 2 बार हो गया ना, ऊपर गए फिर नीचे आए, काटने का मतलब ही हुआ। तो ध्यान रखना है, माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
इसी तरह कांगो या जैरे नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा ये वाला विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह बर्मेजो नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है, यह मकर रेखा को बर्मेजो नदी जबकि दक्षिण अमेरिका में है, यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। मकर रेखा को 3 बार, 1 2 3। तो यह सारा डाटा याद रखिएगा, खासकर ये वाला तीनों बहुत बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। माही नदी मध्य प्रदेश में है, कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। उसके बाद कांगो या जैरे नदी जो कि अफ्रीका में है, विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी। इसी तरह तीसरा नंबर में है लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका में ही है, यहाँ पे है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद बारमेजो नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, यह मकर रेखा को 3 बार काटती है, 1 2 3, इसी तरह 3 बार काटती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहां से, जैसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6690 है और यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर अपना पानी गिराती है। यहाँ पे समझते हैं, अफ्रीका में ही है, बीच में एक विक्टोरिया झील, यहीं से नील नदी निकलती है और जाकर यूरोप के थोड़ा सा नीचे में है भूमध्य सागर, जाकर अपना पानी यहाँ पे गिराती है। इधर देखिए, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी अमेजन नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है और बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ समझे कि यहां से नदी कहां से निकलेगा, मैदानी भाग में जाएगा, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, संगम या मुहाना क्या है। उसके बाद समझे कर्क रेखा से संबंधित कि कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है, 3 बार काटती है। अभी मेन कल पढ़ना है, जो कि पढ़ना है हम लोग को गंगा का अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु का अपवाह तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित 3-4 वीडियो बनेगा अभी नदी से संबंधित। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि समझने वाला था। कल हम लोग पढ़ेंगे एकदम शुरुआत से गंगा से संबंधित, जो कि क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।